इस एनिमे सीरीज का मेन कैरेक्टर नागी नाम का एक लड़का है जो कि बचपन में ही एरिका नाम की एक लड़की से हॉस्पिटल में पैदा होते ही अदला बदली हो गया था। 16 सालों के बाद जब उनके पेरेंट्स को ये बात पता चलती है तो उनके पेरेंट्स एरिका और नागी की आपस में शादी फिक्स कर देते हैं। अपने पेरेंट्स की वजह से नागी और एरिका को एक अकेले घर में एक साथ रहना पड़ता है, लेकिन वो अकेले घर में एक साथ रहने को इसलिए तैयार हो जाते हैं ताकि दोनों ये साबित कर सके कि चाहे वो कितने ही दिन एक साथ रह ले वो कभी भी इस शादी को लेकर राजी नहीं होंगे। एरिका किसी अनजान शख्स के तलाश में है, लेकिन वो किसे तलाश कर रही है ये बात वो किसी को भी नहीं बताती है। वहीं नागी अपने ही क्लास के टॉपर लड़की हीरो सेगावा को पसंद करता है और उसे एक दिन प्रपोज भी किया था। शुरू में तो हीरो उसे मना कर देती है कि मैं पहले से ही एंगेज्ड हूँ, लेकिन फिर एक दिन दोनों डेट पर भी जाते हैं। नागी की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम साची है। साची मन ही मन में अपने ही भाई नागी को पसंद करती है। तो चलिए अब इस लव ट्रायंगल को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही ये मेरा पहला वॉइस ओवर वीडियो भी है, तो बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाए तो उसे इग्नोर कर देना। इस एनिमे में हमें एरिका और साची को दिखाया जाता है। एरिका साची को बताती है कि आज मदर्स डे है, इसलिए वो अपनी मम्मी के साथ आज लंच पर बाहर जा रही है। साची भी मदर्स डे पर अपनी मम्मी को गिफ्ट देना चाहती थी, तो इसलिए वो नागी को अपने साथ लेकर मॉल चली जाती है। वहाँ वो अपने मम्मी के अलावा अपने पापा के लिए भी कुछ गिफ्ट लेते हैं। एक प्यार भरे खत के साथ वे इस गिफ्ट को अपने घर के दरवाजे के पास में रखकर चले जाते हैं। नागी के मम्मी पापा ये गिफ्ट पाकर काफी खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर एरिका अपने मम्मी से काफी दिनों के बाद मिल रही थी। अपने मम्मी से वो नागी और साची के बारे में भी काफी सारे बातें करती है। कुछ देर बीत जाने के बाद एरिका वहाँ से चली जाती है। अब ये सारी बातें जब एरिका के पापा को पता चलता है तो वो भी एरिका से मिलना चाहते हैं। वो एरिका को मैसेज करके बताते हैं कि आज शाम वो एरिका से मिलने आ रहे हैं। अपने पापा का मैसेज देखते ही एरिका खाना पीना छोड़कर नागी को अपने साथ ले जाती है। काफी देर बीत जाने के बाद एरिका बताती है कि आज शाम उसके पापा उनसे मिलने आने वाले थे और शायद वो उन्हें अपने साथ घर ले जाना चाहते थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ चली आई। दूसरी ओर एरिका के पापा भी घर पहुँच चुके थे और अकेले बैठे हुए थे। तभी साची भी वहाँ जाती है और पहली बार एरिका के पापा से मिलती है। एरिका के पापा साची को एक बड़े से होटल के अंदर में ले जाते हैं और उसे एक अच्छा सा खाना भी खिलाते हैं। एरिका के पापा साची से नागी और एरिका के बीच के रिश्ते के बारे में पूछते हैं। साची सब कुछ खुलकर बता देती है। वो दोनों कभी कभी तो मिलकर खूब सारे मस्ती करते हैं और कभी कभी तो छोटी सी बातों पर भी झगड़ पड़ते हैं। उन दोनों को देखकर कोई भी बता सकता है कि वो एक अच्छे कपल बन सकते हैं। एरिका के पापा कहते हैं कि ये तो बिल्कुल अच्छी बात है कि वो दोनों एक साथ एक अच्छा टाइम बिता रहे हैं। मेरे ख्याल में अब उन दोनों की शादी करा देनी चाहिए, तुम क्या कहती हो? साची, उन दोनों की शादी को लेकर तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? साची इस सवाल का जवाब देने में थोड़ा हिचकिचाहट महसूस करती है। वो बोली, हाँ ये ऑप्शन तो इतना बुरा भी नहीं है। साची के चेहरे और उसके हाव भाव से ये साफ पता चल रहा था कि नागी को लेकर उसके मन में जरूर कोई फीलिंग है। कुछ देर बाद एरिका के पापा साची को घर छोड़ देते हैं और उसे एक छोटा सा गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट पाकर साची काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उनका शुक्रिया अदा करती है। एरिका के पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसके बदले में तुम मुझे एरिका और नागी के बदले में खबरें देते रहना। दूसरी ओर एरिका नागी से कहती है कि मेरे पापा हमेशा ही अपनी मनमानी करते हैं। वो आज शायद मुझे अपने साथ घर ले जाने के लिए आए होंगे, पर मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं कुछ दिन और अकेले रहकर जिम्मेदार बनना चाहती हूँ। दोनों की बातें तो बिल्कुल बड़ों वाली थी, लेकिन उनकी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी थी। वहीं एरिका के पापा अपने ऑफिस जाकर एक फोटो को बहुत ही गौर से देखे जा रहे थे। ये एक फैमिली फोटो था, लेकिन इस फोटो में एरिका के बगल में एक लड़का खड़ा था जो कि बिल्कुल नागी के जैसा ही दिख रहा था, लेकिन ये नागी हरगिज भी नहीं था और शायद एरिका भी इसी लड़के की तलाश कर रही थी। सीन कट होता है और आज साची अपने मम्मी पापा की हेल्प करने के लिए उनके रेस्टोरेंट आई हुई थी, लेकिन जल्दी ही वो अपना काम खत्म करके वापस जाने लगती है। साची के मम्मी पापा बातें करते हैं कि साची को हमसे भी ज्यादा अपने भाई से प्यार है, इसलिए तो वो हमें छोड़कर अपने भाई के साथ रहने चली गई। इधर नागी और एरिका बिल्कुल अकेले थे, तभी बाहर तेज बारिश के साथ जोरदार बिजली कड़कती है। इससे पूरे मोहल्ले की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। नागी और एरिका डर के मारे एक दूसरे के साथ में चिपक जाते हैं। एरिका अपना मोबाइल ऑन करती है, फिर जल्दी से दोनों दूर हट जाते हैं। एक मोमबत्ती जलाकर दोनों पास में ही बैठ जाते हैं। एरिका कहती है कि नागी एक बात बता, तुझे यहाँ रहकर मतलब मेरे साथ टाइम बिताकर कैसा महसूस हो रहा है? नागी इस पर कुछ खास जवाब नहीं देता। एरिका बताती है कि तुमसे मिलने के बाद मुझे यहाँ रहने में मजा आने लगा है। स्कूल में हीरो जैसी अच्छी दोस्त मिली और अपनी बहन साची के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ। मैं उन सभी चीजों को एंजॉय कर पा रही हूँ जो कि मैं अपने घर पर नहीं कर पाती। नागी बोला, हाँ तो तू इससे पहले महारानी वाली लाइफ जो जी रही थी ना, इसलिए। वैसे सच कहूँ तो मैं भी तुमसे मिलने के बाद काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। एरिका अचानक बोली, अरे नागी, मेरे रूम में कबर्ड में एक इमरजेंसी लाइट रखा हुआ है, क्या तुम उसे ले आओगे प्लीज? नागी को ना चाहते हुए भी जाना ही पड़ेगा। अंधेरे में दीवारों को छूते हुए नागी पहुंच ही जाता है। नागी को फर्श पर पानी महसूस हुआ। वो जैसे ही पीछे हटा तो किसी से टक्कर खा गया। दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और एक बढ़िया सा किसिंग सीन हो गया, बिल्कुल किसी फिल्मी स्टाइल में। नागी को लगा कि ये एरिका है, इसलिए वो जल्दी से माफी मांगने लगा। तभी लाइट भी आ गई, लेकिन ये एरिका नहीं बल्कि साची थी। नागी चौंका और बोला, अबे तू कब वापस आ गई? तुझे कम से कम आवाज तो देना चाहिए, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। खैर जाने दे, जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ। ये एक मामूली सी टक्कर थी, भूल जा इसे और आगे बढ़। नागी के लिए इसे भूल जाना आसान था, लेकिन साची इसे चाहकर भी भुला नहीं सकती। अगले दिन नागी सबके लिए खाना तैयार करता है और साची को बुलाने के लिए उसके रूम तक जाता है, लेकिन साची कोई भी जवाब नहीं देती है। साची अब भी उस हादसे से बाहर नहीं आ पाई थी और उसे भूलना इतना आसान भी नहीं था। नागी और एरिका खाना खा रहे थे, तभी नागी कल वाले हादसे के बारे में सब कुछ उसे बता देता है। एरिका कहती है कि साची अब बच्ची नहीं रही, वो शादी के लायक हो चुकी है, तू उसे
बच्ची समझकर इतनी आसानी से वो सारी चीजें भूल जाने के लिए कैसे कह सकता है। उसके दिमाग में सारी चीजें अब भी छप चुकी है। धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार भी हो सकती है। तुझे उसे जल्दी जाकर माफी मांगनी चाहिए। नागी को अब जाकर रियलाइज होता है कि साची वाकई में अब मैच्योर हो चुकी है। कल उसके साथ जो हुआ उसके लिए मुझे उससे माफी मांग ही लेनी चाहिए। नागी साची के कमरे तक तो जाता है, लेकिन उसमें साची से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं बची थी। साची अब भी अंदर अकेली बैठी हुई थी। अगली सुबह नागी हीरो सेगावा के साथ स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, पर उसका मन पढ़ाई पर बिल्कुल भी नहीं था। नागी कहता है, हीरो सुनो, मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंची है और मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं उससे कैसे माफी मांगू तुम ही बताओ। हीरो उसे हिम्मत देते हुए कहती है, अपने दिल की सुनो और जो कहना चाहते हो उसे बिना कुछ सोचे समझे बोल दो। नागी पूरे हिम्मत के साथ में घर आता है और साची के रूम के पास आकर बोलना शुरू करता है, साची ये मैं हूँ। उस दिन के बिहेवियर के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने बहुत सोचा है और अब मैं तुमसे छोटी बहन की तरह ट्रीट नहीं करूंगा, बल्कि अब मैं तुम्हें एक मैच्योर लड़की की तरह ट्रीट करूंगा। चल अब मुझे माफ कर दे और बाहर आ जा। चल अब साथ में खाना खाते हैं। साची कुछ देर बाद बाहर आती है। सीरियसली नागी, तू कितना बड़ा चेपू है। जा, मैंने तुझे माफ किया, तू भी क्या याद रखेगा। और अब आखिरकार साची पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी है। अगले दिन एरिका और नागी साथ में स्कूल के लिए निकल जाते हैं। फिर रास्ते में दोनों अलग हो जाते हैं। दोनों आज तक एक साथ स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी एंगेजमेंट की बात किसी को भी वहाँ पता चले। स्कूल पहुंचकर नागी हीरो सेगावा से कहता है कि क्या हम स्कूल के बाद स्टडी सेशन के लिए रुक सकते हैं। मिड टर्म आने वाले हैं तो हमें मिलकर काफी ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। हीरो नागी की बात मान लेती है। तभी एरिका भी वहाँ आ जाती है। स्कूल के छुट्टी के बाद नागी रुक कर हीरो का वेट कर रहा था और सोच रहा था कि आज पढ़ाई में हीरो को पीछे छोड़कर मैं उसे इम्प्रेस कर दूंगा। कुछ ही देर के बाद हीरो भी वहाँ आ गई। फिर दोनों एक लाइब्रेरी के अंदर में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये क्या, लाइब्रेरी में तो बात कर ही नहीं सकते, इसलिए दोनों कागज के पुर्जे में अपनी अपनी बातें लिखकर एक दूसरे को शेयर कर रहे थे। ये बिल्कुल एक साइलेंट कन्वर्सेशन की तरह था। ये एक मजेदार और साथ ही एक अनोखा एहसास भी था। लाइब्रेरी के बाद हीरो नागी को अपने साथ में बॉक्सिंग सेंटर में ले जाती है। वो बताती है कि हाल ही में मैंने किक बॉक्सिंग सीखना शुरू किया है। नागी हीरो के साथ बॉक्सिंग में उसका हेल्प कर रहा था। दोनों काफी एंजॉय कर रहे थे और आपस में बातें भी कर रहे थे। तभी एरिका बाहर से ही दोनों को देख लेती है और काफी ज्यादा जेलस फील करती है। बॉक्सिंग खत्म करके नागी हीरो के साथ में घर जाने के लिए निकल पड़ता है। नागी घर आकर हीरो को इम्प्रेस करने के लिए पुशअप लगा रहा था और ये चीजें एरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। अगली सुबह एरिका नागी को डायरेक्ट कहती है कि सुन नागी, तुझे मेरे साथ डेट पर चलना होगा। नागी बिल्कुल हैरान था। दोनों सबसे पहले शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर एरिका नागी के लिए कुछ कपड़े खरीदती है। शॉपिंग के बाद दोनों कहीं और जाना चाहते थे। तभी नागी पूछता है कि एरिका, तुमने अचानक ही ऐसे डेट का प्लान क्यों बना लिया। एरिका कहती है कि बस ऐसे ही, तुम्हें नए कपड़े दिलाना चाहती थी इसलिए। अभी मेन काम तो बचा हुआ है, चलो रेस लगाते हैं। दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। नागी तेजी से दौड़कर एरिका से आगे निकल जाता है, लेकिन एरिका भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। जल्दी ही दोनों थक कर रुक जाते हैं। एरिका बोली, मुझे लगा कि तुझे स्पोर्ट काफी ज्यादा पसंद है और तू काफी इंजॉय भी करेगा। नागी कहता है कि मुझे स्पोर्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एरिका गुस्से में बोली, अच्छा तो तू कल बॉक्सिंग में हीरो के साथ क्या डांस करने के लिए गया था? वहाँ तो तू दांत दिखाकर हंसे जा रहा था, चिपक चिपक कर बातें कर रहा था। नागी बोला, अरे तुझे क्या हो गया? पहले तो तू हमें मिलाने की कोशिश कर रही थी और अब ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? एरिका कहती है कि पहले की बात कुछ और थी और अब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम किसी लड़की के साथ में ऐसे बातें करो। आखिर तुम मेरे फ्यूंसी हो। मुझे देखकर तो तुम कभी स्माइल नहीं करते और हीरो को देखकर दांत चिहाड़ कर हंसे जा रहे थे। एरिका की बातों से अब साफ जाहिर हो रहा था कि एरिका अब नागी को पसंद करने लगी है। एरिका गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर नागी एरिका के पास में जाने के बजाय अपने घर आ जाता है और सीधा घर के अंदर में जाकर लाइब्रेरी से एक बुक निकालता है। वहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है जहाँ पर बहुत सारे खत पड़े हुए थे। ये सारे खत नागी के पापा के थे। तभी नागी हिम्मत करके उनके खत को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नागी के पापा भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो नागी पर गुस्सा करने के बजाय अपनी कहानियां उससे बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करके अपने दिल की सुनो, तुम्हें जो भी दिखाई देगा वही तुम्हारे लिए बना होगा। नागी जब अपनी आंखें बंद करता है और ध्यान लगाता है तो उसे हीरो, एरिका और साजी तीनों ही दिखाई देते हैं। सीन कट होता है और नागी को स्कूल में दिखाया जाता है। आज सभी के मिड टर्म का लास्ट डेट है। नागी का एग्जाम शायद ज्यादा अच्छा नहीं जा रहा है और इस बार नागी ने ज्यादा मेहनत भी नहीं किया। नागी घर आकर खाना बना रहा था, लेकिन इसके साथ ही वो एरिका की पिछली बातों को भी याद कर रहा था। आखिर इतना कुछ हो जाने के बाद भी एरिका इतना नॉर्मल कैसे रह सकती है। अगले दिन नागी अपने स्कूल जाता है और आज इनका रिजल्ट आने वाला था। नागी अपना रिजल्ट देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो पिछले एग्जाम में तो फर्स्ट आया था, लेकिन इस बार उसे 13th रैंक मिला है, जो कि काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। नागी घर ऐसे लौटा जैसे कि वो जंग हार कर आया हो। साची नागी के 13th रैंक की बात सुनकर बिल्कुल चौंक जाती है। नागी अपने रूम में बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। वो याद करता है कि किस तरह उसने अपने क्लास के टॉपर हीरो सेगावा को चैलेंज किया था कि वो उसे हराकर खुद फर्स्ट आ जाएगा, लेकिन नागी ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया। तभी एरिका उसके पास आती है। ओए नागी के बच्चे, तू ऐसा मजनू बनकर क्यों पड़ा हुआ है? जल्दी से उठ और मेरे लिए खाना बना, मुझे भूख लगी है। नागी बोला, तुझे दिखाई नहीं देता मेरा हालत कितना बुरा हो चुका है? मुझे फर्स्ट आना था और कहा मैं 13th रैंक ले आया हूँ। एरिका कहती है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तू फर्स्ट रैंक लाता है या फिर 13th रैंक लाता है। अगर तू फेल भी हो जाएगा तभी तू मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा जितना कि तू मेरे लिए पहले था। एरिका की इन बातों का नागी पर काफी गहरा असर पड़ता है। नागी थोड़ा मुस्कुराया और फिर नॉर्मल हो गया। अगली सुबह नागी पूरे जोश के साथ में स्कूल आया था। लाइब्रेरी में जाकर वो हीरो का वेट कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आती है, लेकिन ये हीरो नहीं बल्कि एरिका थी। एरिका अपने मोबाइल में हीरो का मैसेज
पड़ती है और बताती है कि आज हीरो थोड़ा लेट से आएगी। दोनों आपस में बातें कर रहे थे बिल्कुल किसी बेस्ट फ्रेंड की तरह। कुछ ही देर में हीरो भी वहाँ आ जाती है, लेकिन नागी और एरिका की बच्चों वाली प्यारी सी बातें सुनकर वापस चली जाती है। वो उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। स्कूल के छुट्टी के बाद में नागी और हीरो स्कूल के ग्राउंड में कुछ बातें करते हैं। हीरो कहती है कि नागी हम दोनों जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है। कल मुझे बुरा लगा तो था, लेकिन मैं ये भी समझ सकती हूँ कि कल तुम पर क्या बीती होगी, लेकिन इसके बावजूद भी तुम आज बिल्कुल अच्छे मूड में लग रहे थे और इसका कारण मैं नहीं बल्कि एरिका है। पता है नागी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे अंदर में अपना स्पेशल पर्सन देखने लगी थी। नागी हीरो की ये बात सुनकर पूरे जोश में आ जाता है। वो फर्स्ट आने के लिए किताबों का ढेर लगाकर पूरे जोरों शोर से पढ़ाई में लग जाता है। एरिका दरवाजा खोलकर कहती है, अबे तू इतना जोर से क्यों चिल्ला रहा है? चल मेरी बात सुन, मुझे पढ़ाई में तेरी हेल्प चाहिए। नागी कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे फर्स्ट आना है। और तुझे पढ़ाई की टेंशन कब से होने लगी? तेरे डैड के पास इतने पैसे हैं, तू फेल भी हो जाए तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एरिका बोली, बात तो सुन ले यार, मेरी कम से कम इतनी हेल्प कर दे कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, क्योंकि इस बार काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। अगर मैं फेल हो गई तो मेरे डैड मुझे अपने पास बुला लेंगे। ये सुनकर नागी को भी झटका लगा। नागी एरिका की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। एरिका, साची और नागी तीनों मिलकर आपस में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन एरिका को हर जगह ही हेल्प की जरूरत पड़ती है। एरिका पढ़ाई में काफी ज्यादा वीक है, इसलिए नागी को उससे पढ़ाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। नागी कहता है कि देख, या तो तू खुद पढ़ या तो मुझे पढ़ने दे। मुझे इस बार एग्जाम में किसी भी तरह करके फर्स्ट आना ही है, ताकि मैं हीरो को इम्प्रेस कर सकूं। एरिका बोली, अच्छा तो तुझे सिर्फ हीरो की पड़ी है और तुझे मेरी परवाह बिल्कुल भी नहीं है? ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। अब मैं तुमसे पढ़ाई नहीं करूंगी। एग्जाम में अगर मैं फेल हो गई तो मैं पापा के पास वापस घर चली जाऊंगी। सीन कट होता है और रात का समय हो चुका था। साची अब भी जाग रही थी। नागी साची से कहता है कि तू अब तक सोई क्यों नहीं है और तू यहाँ क्या कर रही है? साची बताती है कि आज मैं यहीं सोने वाली हूँ, क्योंकि ऊपर में एरिका दी पढ़ाई कर रही है और मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। साची की बातें सुनकर नागी को एहसास होता है कि मुझे एरिका की मदद करनी चाहिए। नागी भूखे शेर की तरह एरिका के रूम में घुस जाता है। सुन एरिका, आज से चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बैक पेपर में पिछले एग्जाम का क्वेश्चन ही आता है, तो कुछ मत कर, सीधा रट्टा मार। फिर नागी थोड़ा सीरियस होकर पूछता है कि एक बात बता, तू इसलिए पढ़ाई कर रही है ताकि तू वापस ना जा सके? देख, मैं इसमें तेरी पूरी हेल्प करूंगा, चाहे तू जैसी भी है, लेकिन तू मेरी फियोंसी है। मैं तेरी किस्मत पलट कर ही रहूंगा। दोनों मिलकर खूब मेहनत से पढ़ाई करते हैं। कुछ दिन बाद फाइनली एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। टीचर के हाथ में रिजल्ट था। नागी भी पास में ही बैठा था। टीचर बताते हैं कि एरिका तुम पास हो चुकी हो। ये सुनकर एरिका और नागी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। एरिका के पास होने की खबर उसके पापा तक भी जा पहुंचती है। इधर एरिका और साची पास होने पर पार्टी बना रहे थे। अगले दिन उनके मोहल्ले में फेस्टिवल बनाया जा रहा था। नागी और साची हर साल की तरह इस साल भी अपने मम्मी पापा के स्टॉल लगाने में हेल्प कर रहे थे। धीरे धीरे लोगों का भीड़ बढ़ने लगा। नागी अपने स्टॉल में काम कर रहा था, तभी वहाँ पर हीरो आ जाती है। हीरो को देखकर नागी चौंक जाता है। हीरो किमोनो ड्रेस में काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, पर साची कहीं और खोई हुई थी। हीरो का नाम सुनकर साची को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसके साथ नागी डेट पर गया था। नागी हीरो को अपनी बहन साची से इंट्रोड्यूस करवाता है, पर साची अपना मुंह दूसरी ओर मोड़ लेती है। ऐसा लगा जैसे कि साची हीरो से नफरत करती है। नागी को साची की ये हरकत बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। हीरो बोली, सुनो नागी, अगर तुम फ्री हो जाओ तो हम दोनों साथ में मिलकर फेस्टिवल देख सकते हैं। नागी बोला, जरूर, क्यों नहीं। रात का समय हो चुका था। लोगों का भीड़ और भी ज्यादा बढ़ चुका था। एरिका और साची दोनों किमोनो ड्रेस पहनकर रेडी हो चुके थे। दोनों एक साथ मिलकर फेस्टिवल देखने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों जा ही रहे थे कि एरिका को रास्ते में हीरो दिखाई देती है। अरे हीरो, तुम यहाँ कैसे? एरिका, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारे साथ ये लड़की? एरिका बोली, अरे हाँ, इससे मिलो, ये मेरी छोटी बहन साची है। अब हीरो पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी थी। नागी और एरिका दोनों की एक ही बहन साची कैसे हो सकती है? सीन कट होता है और कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। नागी हीरो के बजाय एरिका के साथ में फेस्टिवल देखने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उनके मम्मी पापा ने कहा था कि जाओ आज तुम दोनों एक साथ जाकर फेस्टिवल एंजॉय करो। एरिका इस फेस्टिवल को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। नागी के साथ में एरिका एक लॉटरी स्टॉल में जाती है। वहाँ पर वो एक लॉटरी लेती है, लेकिन उसे वो चीज नहीं मिल पाता जो वो चाहती थी। इसलिए वो गुस्से में नोटों का एक बंडल रख देती है और कहती है कि मुझे सभी लॉटरी चाहिए। नागी उसे इस तरह पैसे उड़ाता देख अपने साथ खींचते हुए दूर ले जाता है। सब लोग बस उन्हें ही देखे जा रहे थे। कुछ लोग तो एरिका को पहचान भी जाते हैं कि ये एक सोशल मीडिया स्टार है। नागी एरिका को वहाँ से दूर ले जाता है, फिर अपने और एरिका के लिए खाने की कुछ चीजें लेने के लिए जाता है। दोनों एक सुनसान सी जगह पर खड़े होकर खाने का आनंद ले रहे थे। खाना खाते हुए वो कुछ बातें कर रहे थे। तभी एरिका के पास में 3 छपरी आकर खड़े हो जाते हैं। ये वही है जिन्हें नागी ने पहले भी 2 बार पिटाई करके भगाया था, लेकिन इस बार इसमें से एक छपरी जिम करके अपना बॉडी बनाकर इंतकाम लेने के लिए आया था। नागी चाहता तो इनकी पिटाई कर सकता था, लेकिन वो एरिका को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो काफी दूर भागते हुए एक ब्रिज के पास में आकर रुक जाते हैं। नागी कहता है कि हर बार लड़ाई करना ठीक नहीं होता है, कभी कभी भाग जाना चाहिए। मैं वहाँ लड़ाई करके फेस्टिवल में कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। दोनों इस बात को भूलकर अपनी बातें करने लगते हैं। एरिका कहते हैं कि आज मुझे बहुत मजा आया, ये यादगार पल मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं अक्सर ही गर्मी की छुट्टियां फॉरेन में बिताया करती थी, लेकिन यहाँ पर मुझे तुम लोगों के साथ में ज्यादा मजा आ रहा है। मैं इसे चाह कर भी भुला नहीं सकती। इसी बीच फेस्टिवल का फायरवर्क भी शुरू हो जाता है। आतिशबाजी के इस सुंदर नजारे को एरिका मन भरकर देखे जा रही थी। नागी हीरो के साथ में इसे देखना चाहता था, लेकिन वो एरिका के साथ में भी इसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहा था। हीरो अपनी मॉम की कामों की वजह से फंसी
फंसी हुई थी, लेकिन वो अपना काम पूरा करके नागी के पास में आ जाती है। हीरो कुछ गलत ना समझ ले, इसलिए नागी अपनी सफाई दे रहा था। तभी हीरो उसे रोक देती है। रुक जाओ नागी, मुझे तुम दोनों से कुछ पूछना है। तुम दोनों ने ही कहा था कि साची तुम्हारी बहन है, तो तुम दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है। अगर साची तुम दोनों की बहन है तो तुम दोनों भाई बहन हो, दोस्त हो, क्या हो, बता मुझे। सिचुएशन बिगड़ता देख एरिका नागी को लेकर वहाँ से 9 तो 11 हो जाती है। कुछ दूर जाने के बाद दोनों रुक जाते हैं। नागी कहता है कि ऐसे भागने से कोई भी फायदा नहीं होगा। अब हम हीरो से और ज्यादा इस बात को छुपा नहीं सकते। वक्त आ गया है कि अब हम हीरो को अपनी सारी सच्चाई बता दे। एरिका कहती है कि मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तूने हीरो को सब कुछ बता दिया तो तुम दोनों के बीच में दरार पड़ जाएगी। सीन कट करके नागी, एरिका और हीरो को एक साथ में दिखाया जाता है। हीरो को अब फाइनली सारी सच्चाई का पता चल चुका है और साची का मिस्ट्री भी सॉल्व हो चुका है। नागी कहता है कि हमें भी हमारे एंगेजमेंट की बात अचानक पता चली थी। हम तुम्हें बताना तो चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। हीरो मुस्कुराकर बोली, अच्छा तो ये बात है, वैसे मैं भी तुम लोगों की तरह ही इंगेज्ड हूँ, तो हम सब एक ही जैसे हुए। अब जाकर पता चला कि साची को तुम दोनों अपना बहन क्यों बोलते हो। मुझे लगा था कि केवल मेरी फैमिली ही जिद्दी किस्म की है, लेकिन तुम्हारी बातें से पता चलता है कि तुम्हारी फैमिली भी कुछ कम नहीं है। अब तीनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और कुछ भी राज अब नहीं बचा था। अगले दिन साची हीरो के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहती थी, इसलिए वो छुप कर हीरो की निगरानी करने लगती है। इन सब में एरिका भी उसका साथ दे रही थी। दरअसल साची ये जानना चाहती थी कि जिस लड़की को नागी पसंद करता है आखिर वो लड़की कैसी होगी। हीरो को रास्ते में एक सिक्का मिला जिसे वो पुलिस वाले को लौटा देती है। इतनी ईमानदारी देखकर दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। एक सुंदर लड़का हीरो पर ट्राई मार रहा था पर हीरो उसे घास नहीं डालती और बच्चों के साथ में तो वो खुद भी बच्ची बन जाती है। इन सब चीजों को देखकर साची को ये बात समझ में आ जाती है कि हीरो एक नेक दिल इंसान है और बहुत ही अच्छी लड़की है। साची ये डिसाइड करती है कि वो हीरो को और करीब से जानने के लिए अपने हाई स्कूल का एडमिशन उनके ही स्कूल में कराएगी। अगले दिन वो अपने स्कूल ड्रेस में नागी के स्कूल टूर पर आती है। वो किसी गाइड का वेट कर रही थी जो उसे पूरे स्कूल का टूर कराएगी। साची अलग ड्रेस में थी और काफी क्यूट भी लग रही थी। सब लोग बस उसे ही देखे जा रहे थे। एरिका और नागी भी छुपकर अपनी बहन पर नजर रखे हुए थे। नागी को लग रहा था कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी हीरो वहाँ पर आ जाती है। हीरो आज गाइड के तौर पर साची को अपने पूरे स्कूल का टूर कराने वाली थी। ये देखकर नागी का होश 7 आसमान पार जा चुका था। नागी को लगता है कि कहीं साची मेरे बारे में हीरो को उल्टी सीधी बातें न बता दे। ये सोचकर नागी और एरिका हीरो और साची का हर जगह पीछा कर रहे थे। एक जगह खड़े होकर दोनों बातें कर रहे थे। तभी साची हीरो से पूछ ही लेती है, हीरो एक बात बताओ, तुम नागी के बारे में क्या फील करती हो? हीरो हैरानी से बोली, अरे ये तो पर्सनल सवाल है। मैं बता दूं कि मैं इंगेज्ड हूँ, पर फिर भी मैं नागी को थोड़ा करीब से जानना चाहती हूँ। साची बोली, ओ भाई साहब, पर ये तो गलत है ना। दोनों क्या बातें कर रहे थे ये जानने के लिए नागी और एरिका बेताब थे। नागी सब्र नहीं कर पाया और दौड़ते हुए नीचे उनके पास में चला गया। तुम दोनों आखिर क्या बातें कर रहे हो? और ये क्या, साची और हीरो तो काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। सीन कट होता है। नागी, एरिका और साची तीनों अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं ताकि वो साची के हाई स्कूल के एडमिशन के लिए परमिशन ले सके। नागी के स्कूल का खर्चा काफी ज्यादा था तो नागी को लगा कि उसके मम्मी पापा उसे मना कर देंगे, क्योंकि दोनों का खर्चा उठाना इतना आसान भी नहीं था। तीनों साची के एडमिशन के लिए परमिशन लेते हैं तो उनके मम्मी पापा आसानी से मान जाते हैं। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। नागी कहता है कि आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? क्या आपके पास इतनी सेविंग है कि आप साची का खर्चा अफोर्ड कर सके? उसकी मम्मी कहती है कि ये शॉप किस दिन काम आएगा, इसे बेच देंगे। आखिर बच्चों की खुशी से बढ़कर क्या ही चीज हो सकती है। तभी साची कहती है, बिल्कुल नहीं, मेरे लिए आपको शॉप बेचने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी सस्ते स्कूल में पढ़ लूंगी, पर आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। तभी बीच में एरिका बोल पड़ी, ऐसे लड़ने झगड़ने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अभी आपके पास डिसीजन लेने के लिए पूरा टाइम बचा हुआ है। शॉप क्यों बेचनी है? साची को अपनी पसंद के स्कूल जाने के लिए पूरा मेहनत करने दीजिए, उस वक्त तक कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। एरिका के दमदार बातों का असर सब पर होता है और सब एरिका की बात को मान भी लेते हैं। सीन कट होता है। नागी और एरिका मिलकर स्टडी कैंप पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे। एरिका कहती है कि इस कैंप में हीरो भी हमारे साथ चल रही है। साची, क्या तुम भी जाना चाहोगी? साची जल्दी से जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन 4 लोगों का ग्रुप स्टडी कैंप के लिए निकल पड़े हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन एक मिनट, ये जोकर कौन है? ओ याद आया, ये वही जोकर है जो पिछली बार भी फील्ड ट्रिप पर नागी के ग्रुप में घुस आया था, पर साची दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, तो साची घर पर है, इसे बुखार हो गया है, इसलिए ये ट्रिप पर नहीं जा सकी। चारों मिलकर एरिका के हॉलीडे हाउस पर आते हैं, जहाँ एरिका पहले भी आकर अपना छुट्टियां बिताया करती थी। एरिका एक फोटो को देखकर चौंक जाती है और जल्दी से उस फोटो को नीचे में छुपा देती है। कुछ देर बाद सब लोग साथ में बैठे हुए थे। एरिका कहती है कि हमें सबसे पहले सुपरमार्केट से कुछ सामान खरीदना होगा ताकि हम रात का खाना तैयार कर सके। एरिका इस जोकर के साथ में शॉपिंग के लिए निकल जाती है। इधर नागी और हीरो बिल्कुल अकेले थे, इसलिए ये दोनों एक नदी के किनारे में जाते हैं। दोनों कुछ बातें करते हुए इस पल को एंजॉय कर रहे थे। हीरो बताती है कि मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, मैं आज से पहले कभी भी स्टडी कैंप पर नहीं गई थी। मुझे पता था कि स्टडी कैंप में तुम जरूर जाओगे, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ चली आई। दूसरी ओर एरिका खाने की कुछ चीजों का शॉपिंग कर रही थी। तभी वो जोकर उसके पास आकर कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। दरअसल मैं बहुत दिनों से तुमसे कहना चाहता हूँ, पर मैं कह नहीं पाया। यहीं पर सीन कट होता है। नागी घर पर बैठा पढ़ाई कर रहा था। तभी एरिका दौड़कर उसके पास आती है और हीरो के बारे में पूछकर सीधा हीरो के पास में चली जाती है। एरिका हीरो से कहती है कि मैं जल्दी जल्दी में सही से पैकिंग भी नहीं कर पाई, मैंने
अपने कपड़े तो रख लिए हैं पर इनर वेयर रखना भूल गई हूँ। अब बिना इनर वेयर के मैं काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। हीरो कहती है कि इसमें शर्माने वाली कोई भी बात नहीं है, कई बार मैं बिना इनर वेयर के भी रह लेती हूँ, तुम भी आसानी से रह लेना। इधर ये जोकर बताता है कि उसने एरिका को प्रपोज कर दिया है। अब ये सुनकर नागी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। ये जोकर बताता है कि मैंने पूरे जोश के साथ में एरिका का शुक्रिया अदा किया कि उसने मुझे अपने साथ यहाँ लाई, यही तो मेरा प्रपोज करने का तरीका है नागी। अब ये सुनकर नागी को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसे सुकून क्यों मिला ये उसे भी नहीं पता। रात का समय हो चुका था, सब लोग एक साथ बैठे थे। ये जोकर बताता है कि मैंने इस जंगल में एक डरावना मंदिर देखा है, क्या हम सब वहाँ चले, बहुत मजा आएगा। चारों वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एरिका बोली, ओए नागी मुझे तेरे साथ जाना है। ये बोलकर वो नागी का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। इधर साची की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि अब साची को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। साची कहती है कि मम्मी ये बात नागी को मत बताना वरना उसका मजा खराब हो जाएगा। दूसरी ओर एरिका और नागी घने जंगल के अंधेरी रात में बस चले जा रहे थे। नागी उससे पूछता भी है कि आखिर हम दोनों इस रास्ते में क्यों जा रहे हैं। एरिका उसे कुछ भी नहीं बताती है, बस उसे अपने साथ चलने को कहती है। दोनों कुछ दूर ऐसे ही चलने के बाद एक कपड़े के दुकान पर जाकर पहुंचते हैं, जहां से एरिका अपने लिए कुछ इनर वेयर खरीद लेती है। नागी को ये जानकर झटका लगता है कि एरिका इतनी देर से बिना इनर वेयर के ही घूम रही थी। शॉपिंग के बाद दोनों एक साथ अपनी घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वही मंदिर दिखाई देता है जहाँ पर चारों एक साथ जाने के लिए निकले थे। एरिका एक फोटो लेती है और उसे हीरो को भेज देती है। एरिका और नागी वहीं बैठकर हीरो का वेट कर रहे थे। उनके आने तक नागी और एरिका एक साथ बिताए पल और सभी मस्तियों को याद कर रहे थे। नागी इस मंदिर में हीरो के साथ में आना चाहता था, पर किस्मत ने नागी को एरिका के साथ में मिला दिया। हीरो एरिका को मैसेज करते ही कि हम वहाँ पर नहीं आ रहे हैं, तुम लोग भी वापस घर आ जाओ। कुछ देर बाद सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। बाहर में दोस्तों के साथ घूमने और एक साथ खाना खाने का मजा ही कुछ और होता है। खाना खत्म करके सब लोग आसमान को निहार रहे थे। आसमान में टूटता तारा देख सभी को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। नागी अपने मोबाइल में मौसम के बारे में डिटेल देख रहा था, क्योंकि उन्हें कल रात भी यहीं पर रुकना होगा। तभी नागी के मोबाइल में उसके मम्मी का एक मैसेज आता है। मैसेज मिलते ही नागी वहाँ से गायब हो जाता है। वह किसी भी तरह करके साची के पास में पहुँचना चाहता था। नागी को ना देखकर सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नागी किसी को बताए बिना ही वहाँ से निकल गया था। इधर साची नागी को अपने पास में देखकर काफी गुस्सा हो जाती है। नागी तुम इतने दिनों से इस मिट्टी और सावर को देखने का वेट कर रहे थे और अब तुम मेरी वजह से कैंप छोड़कर यहाँ चले आए, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। एनीवे, तुम्हारा यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नागी एरिका को मैसेज करके सब कुछ बता देता है। अगले दिन एरिका भी वापस घर आ जाती है। नागी अपने इस हरकत से काफी ज्यादा शर्मिंदा था, इसलिए वो एरिका से माफी मांगने लगता है। एरिका भी काफी समझदार थी, तो इसलिए वो नागी को तुरंत ही माफ कर देती है। एरिका अकेले में बैठकर अपना मोबाइल देख रही थी, तभी नागी उसके पास में आता है। नागी काफी सीरियस मूड में बात कर रहा था। सुनो एरिका, तुम्हें याद है एक बार तुमने मुझसे कहा था कि कोई है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम हमेशा ही उसकी तलाश में लगी रहती हो। आज मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन शख्स है जिसे तुम इतनी शिद्दत से तलाश कर रही हो। एरिका और नागी एक साथ बैठे हुए थे। एरिका कहती है कि अगर तू ये बात जानने के लिए तैयार है तो फिर ठीक है, सबसे पहले तो तू ये फोटो देख। नागी इस फोटो को देखकर हैरान रह जाता है। ये सब क्या है एरिका, मैं इसमें कैसे आ गया? इसका मतलब मैं और एरिका पहले ही मिल चुके हैं, हम दोनों बचपन से ही साथ में हैं। एरिका चिल्लाकर बोली, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। फोटो में ये लड़का मेरा मुंह बोला भाई है और तेरा सगा बड़ा भाई है, इसलिए तुम दोनों की शक्ल आपस में मिल रही है। अब तुम्हें समझ में आ गया कि मैंने तुमसे ये बात क्यों छुपाई। इसका नाम सोसुके अमानो है, पर हम लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि सोसुके कभी था ही नहीं। मैं इसे बहुत ही दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा एक्टिव रहती हूँ और हर एक पोस्ट के कमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ती हूँ कि कहीं उसका मुझे एक कमेंट मिल जाए। नागी कहता है, अच्छा फिर ठीक है, वो मेरा भी बड़ा भाई है तो उसे ढूंढने में मैं भी तेरा हेल्प करूंगा और इसकी शुरुआत हम तुम्हारे पापा से करेंगे। आज शाम मैं उनसे जाकर मिलूंगा और इसके बारे में बातें करूंगा। एरिका उसे मना करते हुए कहती है कि उनसे बात करना बेवकूफी होगा, वो तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। पर नागी कहाँ मानने वाला था, वो तो निकल पड़ता है एरिका के पापा से मिलने के लिए। कुछ देर बाद नागी एरिका के पापा के पास जाकर उन चीजों के बारे में बातें करने लगता है जो उसे एरिका ने बताई थी। नागी कहता है कि डैड, मुझे एरिका ने सब कुछ बता दिया है, हमारा एक बड़ा भाई भी है और मैंने उसकी तस्वीर भी देखी है, लेकिन अब वो कहाँ है ये बात मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं आपसे उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। एरिका के डैड कहते हैं कि अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, जो कभी इस दुनिया में था ही नहीं उसके बारे में मैं तुम्हें क्या ही बता सकता हूँ। नागी थोड़े गुस्से में बोलता है, डैड मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या बोले जा रहे हैं। एरिका भी अपने भाई को ढूंढ रही है और मैं भी उसका मदद करना चाहता हूँ, हमें भी अपने फैमिली के बारे में जानने का पूरा हक है। एरिका के डैड ये बातें सुनकर नागी को उल्टा फंसा देते हैं। वो कहते हैं कि चलो अब फैमिली की बात हो ही रही है तो मुझे तुम साची के बारे में बताओ, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो सुंदर है और काफी क्यूट भी है, अगर तुम उससे शादी कर लेते हो तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये बातें सुनकर नागी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। सीन कट होता है। नागी अपने स्कूल में परेशान सा बैठा था। वो अब भी सोसुके को ढूंढने के बारे में ही सोच रहा था। वो सोचता है कि गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली है तो इस दौरान वो सोसुके को ढूंढ सकता है। तभी हीरो का मैसेज आता है। नागी हीरो का मैसेज देखकर खुश हो जाता है। कुछ देर बाद नागी और हीरो साइकिल लेकर कहीं दूर जाना चाहते थे। नागी स्कूल में काफी परेशान सा लग रहा था, इसलिए हीरो उसके मन को शांत कराने के लिए उसे किसी खास जगह पर ले जाना चाहती
थी। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों समुद्र के किनारे में पहुंच जाते हैं। खुला मौसम और ताजी हवा के बीच में दोनों कुछ बातें करते हैं। दूसरी ओर एरिका के पापा इस बार साची को अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद वो सीधा अपनी मुद्दे वाली बात पर आ जाते हैं। एरिका के पापा साची से वही बात पूछते हैं जो उन्होंने इससे पहले नागी से पूछा था। साची, एक बात बताओ, क्या जिंदगी में कभी भी तुम नागी से शादी करने के बारे में सोच सकती हो? साची ये सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। सीन कट होता है। साची अपने घर आ चुकी है और नागी भी घर ही पहुंच चुका है। नागी साची के लेट घर आने पर पूछताछ करता है। साची कहती है कि अब मैं बच्ची नहीं रही, मैं लाइब्रेरी में रुककर पढ़ाई कर रही थी इसलिए लेट हो गया। वैसे एक बात बता नागी, कल तू एरिका के पापा से मिलने गया था तो उन्होंने मेरे बारे में तुमसे कुछ पूछा था क्या? नागी हिचकिचाते हुए बोला, क्यों, तू ये क्यों पूछ रही है? नहीं, बस ऐसे ही, खैर जाने दे। रात का समय हो चुका था। साची और नागी अकेले थे। वो दोनों एरिका के आने का वेट कर रहे थे ताकि सब लोग एक साथ मिलकर खाना खा सके। तभी साची कहती है, नागी एक बात बता, अगर तुझे मुझसे शादी करने पड़ेगी तब तू क्या करेगा? क्या तू मुझसे शादी कर सकता है? साची की ऐसी बातें सुनकर नागी हक्का बक्का रह जाता है। अबे तेरी खिसक गई है क्या? हम इतने सालों से एक ही घर में रह रहे हैं, तुझे क्या लगता है साची? कभी एक पल भी तुमने इसके बारे में सोचा है कि मॉम डैड इस बारे में क्या कहेंगे? तभी साची जोर से हंसने लगती है। कितना बेवकूफ है बे नागी तू, मैं तो बस तेरे साथ प्रैंक कर रही थी, तू भी एकदम सीरियस हो गया। ये बोलकर साची अपनी बात काटकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नागी को स्कूल में दिखाया जाता है। आज इसके एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। नागी पूरे क्लास में फर्स्ट आया है। इसका मतलब नागी ने वो कर दिखाया जो उसने हीरो से कहा था। उसने हीरो को हराकर पहला रैंक ले आया। स्कूल के बाद हर बार की तरह नागी हीरो से स्कूल के छत के ऊपर में मिलता है। हीरो नागी का पहले से ही वेट कर रही थी। हीरो को इस बार सेकंड आने पर कोई भी दुख नहीं होता है, उल्टा वो तो खुश थी। हीरो नागी को फर्स्ट आने पर मुबारकबाद देती है और उसकी तारीफ भी करती है। नागी शर्माते हुए हीरो का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन फिर पूरे जोश के साथ में हीरो से कहता है, वादे के मुताबिक मैं तुमसे जीत गया हूँ और अब मैं तुमसे कभी भी नहीं हारूंगा, तो तुम चुपचाप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, समझी? हीरो कहती है कि इस बारे में मैंने अब तक कुछ भी तय नहीं किया है, मुझे पता नहीं ये सब कैसे हुआ, लगता है मेरी किस्मत बदलने वाली है। मेरे दिल में बस एक ही बात है, काश मेरी एंगेजमेंट किसी और से ना होकर तुमसे हुई होती नागी। नागी ये बात सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। घर आकर नागी हीरो की कही उन बातों को याद कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने उन बातों को एरिका और साची को भी बता देता है। इन बातों पर दोनों भी बिल्कुल यकीन नहीं कर पाते हैं। गर्मियों की छुट्टियां आ चुकी थी तो एरिका एक बीच पर जाने का प्लानिंग करती है। एरिका बताती है कि ये हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इसमें एक पर्सनल बीच भी है, यहाँ हम खूब मस्ती कर सकेंगे और हमें यहाँ पर रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। इस ट्रिप में कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए नागी और एरिका शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। नागी को इस ट्रिप का पूरा एक्सपीरियंस था, इसलिए वो काफी अच्छे से शॉपिंग कर लेता है। उन्हें जिस भी चीज की जरूरत थी नागी उन सभी चीजों को अपने साथ में रख लेता है। शॉपिंग के दौरान वो साची के लिए भी कुछ चीजें खरीद लेते हैं ताकि वो साची को सरप्राइज दे सके। शॉपिंग खत्म करके दोनों बस का वेट कर रहे थे। एरिका कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि बीच ट्रिप के बारे में तुम इतने अच्छे से जानते हो। नागी बताता है कि वो कई बार ही अपने फैमिली के साथ इस ट्रिप पर गया था। अक्सर ही वो अपनी छुट्टियां ऐसे ही अपने फैमिली के साथ में बिताया करता था। एरिका कहती है कि फैमिली के साथ घूमने का अलग ही मजा होता है, मैं अकेले ही घूमने जाया करती थी, मेरे साथ फैमिली का कोई भी नहीं होता था, मैं तो चुपके से निकल जाती थी। तभी वहाँ पर बस आ जाता है, दोनों बस पर चढ़ जाते हैं। एरिका पहली बार बस पर बैठी थी इसलिए वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। कुछ देर बाद एरिका बोली, सुनो नागी, हमारे एंगेजमेंट के बारे में तो हीरो को पहले से ही पता है, लेकिन उसे हरगिज ये मत बताना कि हम दोनों एक ही साथ एक ही छत के नीचे में रहते हैं। अगर उसे ये बात पता चल गई तो उसके नजरों में हम गिर जाएंगे और वो फिर हमसे कभी भी बात नहीं करेगी। नागी हीरो से कोई भी बात छुपा कर नहीं रखना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी ये बात हीरो को बता नहीं सकता। कुछ देर बाद दोनों घर पहुँच गए। दोनों साची को सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन दरवाजा खोलने पर वो खुद ही सरप्राइज्ड हो जाते हैं। हीरो को देखकर दोनों दंग रह गए। साची बताते हैं कि हीरो को मैंने ही बुलाया है ताकि ये मेरी पढ़ाई में हेल्प कर सके। हीरो कहती है, मुझे अभी पता चला कि तुम दोनों एक ही साथ में रहते हो, साची ने मुझे बताया, हालांकि मुझे पहले ही शक हो गया था क्योंकि तुम दोनों के बालों से एक ही शैम्पू की खुशबू आती थी। सीन कट होता है। सभी लोग बीच पर पहुंच चुके हैं। सभी लोग बीच पर मजे कर रहे थे, बस नागी को छोड़कर। नागी को हीरो बार बार इग्नोर कर रही थी, इसलिए नागी किसी भी तरह करके हीरो से बात करना चाहता था। शाम का वक्त हो चुका था। नागी हीरो को अकेले में बात करने के लिए बुलाता है। नागी कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे वो बात छुपाई। दरअसल मेरा फैमिली का सिचुएशन ऐसा था कि मुझे जबरदस्ती एरिका के साथ में रहने पर मजबूर किया गया। मैं तुम्हें इस बारे में बताना तो चाहता था पर मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। हीरो कहती है, नागी तुम्हारे पास इतने सारे मौके थे पर तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुम्हारे इस हरकत की वजह से मैं काफी ज्यादा हर्ट हुई थी। मैं तो इस ट्रिप को कैंसिल भी करने वाली थी, लेकिन तुम सबकी खुशी के लिए मैं यहाँ आ गई। लास्ट में हीरो का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। इन सब बातों को नागी एरिका से शेयर करता है, जिस पर एरिका भी राहत की सांस लेती है। चलो अच्छा है, हीरो का गुस्सा अब ठंडा हो गया, अब खुलकर हम मस्ती कर सकेंगे। तभी एरिका वहाँ से कहीं और चली जाती है और वहाँ पर साची आ जाती है। साची कहती है, भाई तेरे अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं है कि तुझे कोई भी लड़की लाइक करे, तू जो बोल रहा है वो सिर्फ इमेजिनेशन है। नागी कहता है, चल ठीक है, पर मुझे हीरो ने एक और बात बताई है, ये बता क्या तुझे मेरे पर किसी प्रकार का क्रश है? अब ये सुनकर साची को बहुत जोर का झटका लगा। फिर वो गुस्से में नागी का धोबी पछाड़ कर देती है, लेकिन नागी की बात कहीं न कहीं
सच भी है। साची गुस्से में हीरो से बात करती है, आपने नागी से ये क्यों कहा कि मेरे मन में नागी के लिए फीलिंग है, आपको ऐसी बातें करने की क्या जरूरत थी, लगता है मैंने आप पर भरोसा करके गलती कर दी। हीरो कहती है मतलब तुम्हें नागी पसंद नहीं है, इसका मतलब मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी, चलो अब इस बात को जाने दो। इधर नागी स्विमिंग पूल के ठंडे पानी में शांति से नहाने का आनंद ले रहा था, तभी एरिका भी वहाँ आ गई। अरे नागी तू पहले से ही यहाँ आ गया है, मुझे तो लगा यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। एरिका भी पूल पर नहाने के लिए उतर जाती है। नागी घबराया हुआ था पर फिर भी वो किसी भी तरह से नहा लेता है। रात का समय हो चुका था। एरिका और हीरो आपस में बातें कर रहे थे। एरिका कहती है हीरो एक बात बताओ, तुमने मुझसे कहा था कि तेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, तेरी एंगेजमेंट जिससे हुई है वो कैसा है? हीरो कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं उससे कभी मिली ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारी ही तरह अपनी एंगेजमेंट से राजी नहीं हूँ। कुछ देर खामोश रहकर हीरो बोली सुनो एरिका, अगर तुम्हें नागी पसंद नहीं है तो क्या वो मेरा हो सकता है? एरिका मुड़कर बोली क्या इसका मतलब तुम नागी को पसंद करने लगी हो? लेकिन तब तक हीरो सो चुकी थी। अगली सुबह एरिका सबसे पहले जाग चुकी थी। इस घर में रखी चीजों और खिलौनों को देखकर अब एरिका को अपने भाई के बारे में और भी ज्यादा चीजें याद आ रही थी। यहाँ तक कि बेडरूम के दरवाजों में दोनों का नाम लिखा हुआ था। सोसुके की तलाश में सब लोग मिलकर कोई अच्छा सा सबूत ढूंढ रहे थे। कई सारी चीजों को इकट्ठा कर लेने के बाद उन्हें एक वीडियो गेम मिलता है। एरिका इस गेम को बचपन में खेला करती थी। अपने बचपन की यादों को ताजा करने के लिए वो इस गेम को एक बार फिर से खेलना चाहती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि किसी ने इसे 3 दिन पहले ही इस्तेमाल किया है और वो कोई और नहीं बल्कि सोसुके ही हो सकता है, क्योंकि ये घर हमेशा खाली रहता है और अगर मम्मी पापा यहाँ आए होंगे तो वो इस गेम को हरगिज नहीं खेलेंगे। नागी तुरंत बाहर जाते हुए कहता है कि अगर वो 3 दिन पहले यहाँ आया था तो वो जरूर अभी भी शहर में ही होगा। एरिका भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। फिर दोनों मिलकर पूरे दिन शहर के कोने कोने में सोसुके की तलाश करते हैं, लेकिन कई घंटे के बाद भी वो सोसुके को तलाश नहीं कर पाते हैं। देखते ही देखते शाम हो गया था। एरिका और नागी थक हार कर सोसुके को ढूंढना बंद कर दिए। अगले दिन सब लोग तैयार होकर अपने बैग पकड़कर घर वापस जाने के लिए रेडी थे। एरिका ने कैब बुक किया था और सभी कोई कैब का वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद कैब वहाँ पर पहुँच जाती है। सब कोई कैब में बैठने ही वाले थे, तभी हीरो नागी को रोक कर कहती है एरिका और साची तुम दोनों कैब से चली जाओ, मैं और नागी ट्रेन से जाएंगे, हमें अभी कुछ और जगहों पर घूमना है। नागी और हीरो एक मंदिर के पास में आते हैं। दोनों ऊंची सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाते हैं। फिर मंदिर के द्वार में पहुंचकर दोनों कुछ विशेष मांगते हैं। इसके बाद ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की ओर निकल पड़ते हैं। स्टेशन पर पहुंचने पर पता चलता है कि आज तो स्टेशन बंद हो चुका है, मौसम बिगड़ चुका है और तूफानी हवाएं भी चल रही थी। घर जाने के लिए अब उन्हें कैब बुक करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए उनके पास अब पैसे नहीं बचे थे। दोनों मिलकर इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते थे, लेकिन तभी उनके सामने में एक नई मुसीबत आ गई। धीरे धीरे अब बारिश भी शुरू हो चुकी थी। दोनों बारिश में भीग चुके थे और बारिश की वजह से दोनों का घर जाना अब मुश्किल लग रहा था। तो इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि वो आज किसी होटल में ही रात बिताएंगे। अब ये खबर जैसे ही एरिका और साची को पता चलता है तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। रात हो चुका था। नागी और हीरो एक अच्छे से होटल में रात बिताने के लिए रुकते हैं। दोनों के लिए एक आरामदायक बिस्तर भी तैयार किया गया था। दोनों अपने गीले कपड़े चेंज करने के बाद बेडरूम पर सोने के लिए आते हैं और यहाँ पर 2 बिस्तर के बजाय केवल एक ही बिस्तर था। इसे देखकर नागी को अजीब सा लग रहा था, लेकिन हीरो को इसमें कोई भी परेशानी नहीं थी। हीरो नागी को 1000 का नोट देकर कहती है जाओ मेरे लिए वाइन लेकर आओ, आज हम दोनों अकेले हैं तो मिलकर पियेंगे। ये बात सुनकर नागी गुस्से से भर जाता है। हीरो तुम पागल हो गई हो, अगर मैं शॉप पर जाऊंगा तो हम पकड़े जाएंगे। हमने पहले ही अपनी गलत उम्र बताई है, एक छोटी सी भी गलती से यहाँ पुलिस आ सकती है और वैसे भी शराब पूरे समाज के लिए अभिशाप है, ये सभी बुराइयों की माँ है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम जैसी लड़की शराब पीती होगी। अभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, दरवाजा खोलो जल्दी। नागी दरवाजे के पास जाता है और बाहर देखने पर पता चलता है कि यहाँ तो पुलिस आ गई है। दोनों घबरा जाते हैं कि आखिर पुलिस को कंप्लेन किसने की होगी। नागी अपने इमेजिनेशन में खो जाता है, अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, इतना ही नहीं हीरो भी मुझसे दूर चली जाएगी। नागी जोर से चिल्लाया हीरो जल्दी करो, हमें यहाँ किसी भी तरह करके पुलिस से बचकर भागना होगा। नागी अपने कपड़े चेंज कर रहा था, तभी दोनों पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं, लेकिन ये कोई पुलिस वाले नहीं बल्कि एरिका और साची थे। नागी को इस हाल में देखकर दोनों को झटका लगा। सीन कट होता है। नागी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी अच्छी खातिरदारी हुई है, पर फिर भी नागी चैन की नींद सो रहा था। सब लोग अब कार में बैठकर घर के लिए निकल पड़े हैं। अगले दिन साची को एक इनविटेशन कार्ड मिलता है, जिसे देखकर साची और नागी दोनों का मूड ऑफ हो जाता है। ये एक बर्थडे पार्टी का इनविटेशन कार्ड था और आज बर्थडे किसी और का नहीं बल्कि नागी के पापा का था। नागी के पापा हर बार अपने बर्थडे पर एक पार्टी रखते हैं और खुद से खुद को गिफ्ट देते हैं और अपना केक भी खुद बनाते हैं और खुद से खाना बनाकर अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, सिर्फ पैसे बचाने के लिए। ये बर्थडे पार्टी छोटी ही सही, पर सब लोग इस पार्टी को काफी एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद पार्टी खत्म करके तीनों वापस घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन नागी, एरिका, साची और हीरो चारों मिलकर ग्रुप स्टडी कर रहे थे, लेकिन इस बीच एरिका की तबीयत बिगड़ने लगती है। एरिका जमीन पर लेट जाती है। इसकी ये हाल देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। एरिका को काफी तेज बुखार चढ़ चुका था, इसलिए अब उसे आराम की सख्त जरूरत थी। एरिका मेडिसिन लेकर कुछ देर आराम करने के लिए सो जाती है। कुछ देर बीत जाने के बाद नागी एरिका के पास में जाता है। नागी को एरिका की फिक्र हो रही थी और नागी ही था जो एरिका को सबसे अच्छे से समझता था। नागी एरिका के पास में खाने की कुछ चीजें लेकर जाता है। शुरू में तो एरिका कुछ भी खाने से मना कर देती है, लेकिन फिर नागी के बहुत समझाने पर एरिका खाना खाने को तैयार हो जाती है। एरिका
बिल्कुल किसी बच्ची की तरह बिहेव कर रही थी। खाना खत्म करके एरिका फिर से सो जाती है और कहती है, नागी आखिर तुम मुझे इतने अच्छे से कैसे समझ लेते हो। नागी कहता है, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। साची और हीरो बाहर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। साची कहती है कि इनकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि इनकी एंगेजमेंट टूटने वाली नहीं है। तुम्हारा पत्ता तो कट गया हिरोसेगावा। बिल्कुल सही साची, और अब तुम्हें भी अपना बैग पैक कर लेना चाहिए। कुछ देर बाद हीरो अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। एरिका और नागी उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए साथ में ही जाते हैं। वापस घर में जाते वक्त एरिका और नागी को एक लेटर मिलता है। इसके अंदर में उनका एक ग्रुप फोटो मिलता है जिसे ये अपने फोटो फ्रेम में लगा देते हैं। नागी और एरिका एक साथ खड़े होकर अपने पुराने फोटो को देखकर बीते हुए दिनों को याद कर रहे थे। इनके पेरेंट्स दोनों के मर्जी के बिना ही इनकी एंगेजमेंट तय कर दिए थे, जिसे ये दोनों किसी भी हाल में तोड़ना चाहते थे। लेकिन अब इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये अपने फैमिली के डिसीजन और अपने एंगेजमेंट को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो चुके हैं। ये अपनी लाइफ एक दूसरे के साथ बिताने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इसी के साथ इस एनिमे का ये एपिसोड और सीजन दोनों यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसी तरह के और मजेदार एनिमे सीरीज देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना।